हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल स्टडी विद सतीश सर में स्वागत है। आज क्लास 9 के सेकेंड चैप्टर क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इसके सेकेंड पार्ट को लेकर हम आप लोगों के बीच आए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि विज्ञान के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण, पदार्थ शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में वहाँ जाना हमने, तत्व के बारे में जाना, यौगिक के बारे में जाना। आज जो हम लोग रेस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मिश्रण जिसको कि अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर तो के नाम से आप लोग सभी परिचित होंगे, हम लोग खाते हैं मिक्सचर। तो अगर हम जो मिक्सचर खाते हैं वो मिक्सचर में क्या क्वालिटी होती है, उसका क्या क्या कंपोनेंट होता है, क्या अवयव होता है और उसको हम मिक्सचर क्यों कहते हैं। अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में कहा जाए, मिक्सचर का मतलब यानी मिश्रण का मतलब जो मिला हुआ कई पदार्थ जो है आपस में मिला हुआ, तो उसको हम बोलचाल की भाषा में मिश्रण कहते हैं। अब जो मिक्सचर हम लोग खाते हैं तो वहाँ पर क्या देखते हैं, उसमें कई कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स में जैसे उसमें दाल होता है, उसमें बेसन का सेव होता है, बादाम होता है, किशमिश होता है और चूड़ा होता है। अलग अलग तरह के मिश्रण में अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर मान लिया जाए कि एक ही पैकेट जिसमें कि मिक्सचर है, उस मिक्सचर को अगर हम 4 जगह रखें, 5 जगह रखें बराबर मात्रा में, तो क्या हम सभी 5 जगह या 4 जगह में जितना दाल है, जितना उसमें चूड़ा है, जितना सेव है, जितना बादाम है, जितना किशमिश है, ये 5 जगह में वो बराबर मात्रा में मिलेगा? शायद इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि 5 जगह अगर हम बराबर रखे हैं मिक्सचर के पैकेट से उठाकर, तो हर जगह जो उसके कंपोनेंट्स जो हैं, उसके अवयव हैं, वो जो है अलग अलग मात्रा में हो सकते हैं। मिक्सचर लगभग इसी तरह से विज्ञान में भी है। यौगिक हम लोग ये देखे थे कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ तत्व एक निश्चित अनुपात में मिलता है, अगर रेशियो फिक्स होता है तो वो यौगिक होता है। लेकिन जब 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में अगर मिलता है तो वो मिश्रण कहलाएगा। अब जैसे उदाहरण हम लेते हैं हवा हम जानते हैं कि हवा जो है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। हवा में, वायुमंडल में जो हवा विद्यमान है उसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस होता है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और बहुत सारी गैसें हैं। तो हवा में कहीं पर जो हम लोग ये जानते हैं कि अलग अलग गैसों का जो प्रतिशत है, ऐसे तो एक एवरेज प्रतिशत फिक्स है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। लेकिन अगर किसी स्थान विशेष पर लिया जाए कि 2 अलग अलग स्थान पर अगर हवा को लिया जाए तो उसका कंपोनेंट को अगर देखा जाए तो दोनों जगह में इक्वल परसेंटेज में सब गैस जो है वो नहीं होंगे। उसी तरह से तो यहाँ पर हम मिश्रण कहने का मतलब है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद उनकी मात्रा अगर निश्चित नहीं होती है, तो अगर उसका अनुपात निश्चित नहीं होता है तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। अब मिश्रण जो है वो मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें कि विजिबल बाउंड्री नहीं है। कंपोनेंट अगर 2 पदार्थ को अगर हम मिलाते हैं तो मिलाने के बाद वो मिलने के बाद जो है वो दिखता नहीं है, अलग अलग नहीं दिखता है। और दूसरा ऐसा है कि जब हम मिलाते हैं तो जब मिक्सचर बनता है तो उसका कंपोनेंट अलग अलग दिख जाता है। इसको अभी हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। तो पहले जो है हम एक एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। आइए, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट जो कि हम लोग घर में कर सकते हैं। आइए हम कुछ बहुत सिंपल एक्सपेरिमेंट से मिश्रण को समझने का प्रयास करेंगे। ऐसा एक्सपेरिमेंट से आप खुद घर में कर सकते हैं। अभी जैसे मेरे पास मान लिया जाए ये एक गिलास है, इस गिलास में पानी, इस पानी के बाद हम क्या करते हैं, ये नमक ले लेते हैं। ये देखिए नमक, और इसको हम इसमें मिला देंगे।
मिलाएं। ये जो है नमक क्या होगा कि इसको मिलाएंगे, थोड़ी देर में जो है वो पूरी तरह से जो है वो नमक घुल जाता है। और जब नमक घुलता है तो नमक घुलने के बाद इसमें ये पता नहीं चलता है कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर पानी है, यानी ये मिल गया यहाँ पर। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ नमक मिलाएं, अब हम इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा और नमक मिला दें, और जब ये इसको हम थोड़ा सा और नमक मिलाते हैं ये भी इसमें घुल गया। घुलने के बाद ये इसमें ये पता नहीं चल पाता है कि इसमें नमक कहाँ है और पानी कहाँ है। अब हम दूसरा लेते हैं। अब एक दूसरा ग्लास ले लिए, इसमें पानी है। इसमें क्या है, इसमें हम कुछ चीनी जो है डालते हैं। ये चीनी हम डालें। चीनी डालने से क्या होगा कि चीनी भी धीरे 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 ये पानी में पूरा घुल जाएगा। और जब ये पानी में घुलेगा तो घुलने के बाद क्या है कि घुलने के बाद जब तक नहीं घुला है तब तक तो वो चीनी दिखेगा, लेकिन घुलने के बाद जो है वो चीनी नहीं दिखेगा कि कहाँ चीनी है कहाँ पानी है। हम अब तीसरा जो है ग्लास लेते हैं। ये ग्लास है और मेरे पास यहाँ पर ये तेल है, सरसों तेल है। अब इस सरसों तेल को हम इस पानी में डालते हैं। ये डाल दिए सरसों तेल को, ये सरसों तेल यहाँ पर हम डालें और डालने के बाद फिर इसको जो है हम क्या करते हैं, इसको फिर घोलते हैं। लेकिन यहाँ घोलने के बाद क्या होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये सरसों तेल का है पानी, यहाँ जो है ये था वो एक नमक का है और एक चीनी का है। ये यहाँ पर हमारे पास तीन है, यहाँ नीचे देखिए। ये जो है ये 3 ग्लास है। एक में चीनी, पानी में हम चीनी डालें, दूसरा में जो है वो नमक डालें और तीसरा में सरसों तेल डालें। ये तीनों में हम क्या देखते हैं कि ये जो है ये इसमें और इसमें पानी और चीनी और पानी और नमक इस तरह से मिक्सअप हो गया कि वो दिखता नहीं। यहाँ पर विजिबल बाउंड्री नहीं है। यहाँ पर ये नहीं है कि कहाँ पर देख के नहीं पता लग सकता है कि इसमें पानी और चीनी कहाँ है, यानी प्रॉपर वे में मिक्सअप हो गया। लेकिन ये जो तेल वाला है, तेल वाला में क्या है कि दूर से भी अगर आप देखिए तो यहाँ पर जो है वो तेल अलग और पानी अलग दिख रहा है, यानी इसका विजिबल बाउंड्री ये दिख रहा है। तो हम एक ये एक्सपेरिमेंट किए तो यहाँ पर ये तीनों जो था तीनों मिश्रण का था। क्योंकि मिश्रण में हम क्या जानते हैं कि जो अवयव होता है, घटक होता है, जिसको अंग्रेजी में कंपोनेंट कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है कि अगर ये पानी और नमक का है तो पानी और नमक जो है दोनों अवयव हो गया, इसका कंपोनेंट हुआ। अगर ये पानी और चीनी का है तो यहाँ पानी और चीनी दोनों कंपोनेंट या अवयव या घटक हुआ। उसी तरह से ये भी जो है एक मिश्रण है, किसका, तेल का और पानी का। तो हम लोग 2 तरह का मिश्रण में देखें। एक पूरी तरह से मिक्सअप हो जाता है, कोई विजिबल बाउंड्री जो है वो नज़र नहीं आता है, ये पता नहीं चल पाता है कि उसका कंपोनेंट कहाँ पर है। तो वैसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर। और जहाँ विजिबल बाउंड्री है, जैसे इसमें ये पता चल रहा है कि 2 अलग अलग चीज़ है। यहाँ पर सरसों तेल ऊपर है, पानी नीचे है। यहाँ विजिबल बाउंड्री दिख रहा है, लग रहा है कि ये मिक्सचर है, जो 2 चीज़ है वो अलग अलग है। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग हेट्रोजीनियस या विषमांगी कहते हैं। तो आइए अब मिश्रण हम लोग एक्सपेरिमेंट से समझ गए, अब इसके परिभाषा पर हम लोग ध्यान देते हैं। मिश्रण, जिसको कि अंग्रेजी में मिक्सचर कहते हैं, जब 2 या अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले हों तो उसे हम मिश्रण कहते हैं। मिश्रण में अवयवों, घटक पदार्थ, जिसको कि हम लोग कंपोनेंट कहते हैं, का गुण विद्यमान रहता है।
मिश्रण को अगर देखा जाए तो मिश्रण को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक समांगी और दूसरा विषमांगी। समांगी को अंग्रेजी में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं और विषमांगी मिश्रण जो है उसको हेट्रोजीनियस कहते हैं। इसे हम लोग एक्सपेरिमेंट से देखें। अब समांगी जो है मिश्रण का परिभाषा क्या होगा, तो ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटकों को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसा कि हम लोग अभी एक्सपेरिमेंट में देखें कि पानी में नमक को घोले या पानी में चीनी को घोले तो उसका जो घटक है वो घटक जो है वो दिख नहीं रहा, विजिबल नहीं है, विजिबल बाउंड्री नहीं है, वो देख के नहीं पता चलेगा कि पानी और नमक, पानी और चीनी कहाँ कहाँ है। तो जब ये घटक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता है तो वैसे मिश्रण को हम लोग समांगी मिश्रण कहेंगे, जैसे नमक और पानी का मिश्रण। इसके अलावा मिश्र धातु, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे कि मिश्र धातु भी समांगी होता है। मिश्र धातु जिसको एलॉय कहते हैं अंग्रेजी में, तो मिश्र धातु क्या है, दो या दो से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण जो है वो मिश्र धातु कहलाता है। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण पीतल जो है एक्चुअली क्या है कि जस्ता और तांबा से मिलके बना होता है। तो पीतल अगर हम लोग देखते हैं, हम लोग पीतल का बर्तन देखें, पीतल के बहुत सारे सामान अगर हम लोग देखें तो उसमें नहीं पता चलता है कि कहाँ जस्ता है और कहाँ तांबा है। और लेकिन पीतल जो है वो जस्ता और तांबा से बना होता है, ये मिल के बना होता है। यानी दो धातु, जब दो या दो से अधिक धातु आपस में मिलकर एक समांगी मिश्रण बनाता है तो उसे हम लोग मिश्र धातु कहते हैं। ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में आता है कि पीतल का कंपोनेंट कौन है या घटक कौन है, तो पीतल में 30% जस्ता जिंक जिसका संकेत Zn होता है और 70% तांबा जिसका संकेत Cu होता है। उसके बाद हम लोग विषमांगी मिश्रण में आते हैं। विषमांगी मिश्रण का मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें उसके घटकों को अलग अलग देखा जा सकता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसा कि हम लोग तेल और पानी का मिश्रण देखें तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि हम मिश्रण के बारे में हम जाने कि मिश्रण क्या होता है। अब आइए हम ये देखते हैं कि मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। चूँकि पहला वीडियो में हम लोग यौगिक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आइए हम लोग ये देखते हैं मिश्रण और यौगिक में अंतर। मिश्रण और यौगिक में अंतर, जैसा कि हम लोग मिश्रण के बारे में आज पढ़े, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यौगिक के बारे में जाना था। तो पहला जो है यहाँ पर कि मिश्रण में घटक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं, यानी उसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है। जैसे एक हम उदाहरण से हम समझाए थे कि जो हम लोग मिक्सचर खाते हैं उसमें जो कंपोनेंट है, अगर एक ही पैकेट का मिक्सचर को अगर 4-5 जगह रख दिया जाए तो सब जगह कंपोनेंट समान नहीं होगा। तो वो तो समझने के लिए एक उदाहरण था। तो यहाँ लेकिन क्या है कि मिश्रण में घटक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। इसके ठीक विपरीत यौगिक में घटक पदार्थ जो होते हैं यानी कंपोनेंट्स उसके जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में होते हैं। जैसे अगर मान लिया जल यौगिक है तो जल में हर समय हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होगा, यह H2O होता है। अमोनिया में NH3 होता है, यानी एक जो है परमाणु नाइट्रोजन का और 3 हाइड्रोजन का तब अमोनिया बनता है, यानी वो हर समय फिक्स होगा, उसमें कहीं पर जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। दूसरा जो अंतर है मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुण धर्म को दर्शाता है। जैसे हम लोग ये देखें कि अभी तेल और पानी को मिलाए तो मिश्रण तो बना, तो इस मिश्रण में हम लोग क्या देखते हैं कि तेल जो है वो अलग दिख रहा है, पानी अलग दिख रहा है, दोनों का अलग अलग जो है प्रॉपर्टी दिख रहा है। लेकिन यौगिक में जो है, यौगिक में घटकों का गुण धर्म पूरी तरह से अलग हो जाता है, क्योंकि यौगिक जब कोई भी यौगिक बनता है तो यौगिक सामान्यतः जो है वो रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। क्योंकि जब भी यौगिक बनता है तो नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे अगर जल कहें तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो हाइड्रोजन का अलग गुण धर्म है और ऑक्सीजन का अलग गुण धर्म है। लेकिन जब दोनों मिलकर जल बनाता है तो एक नया पदार्थ मिलता है, उसका गुण धर्म जो है, गुण धर्म यानी प्रॉपर्टी पूरी तरह से अलग होता है। तो इस तरह से मिश्रण में उपस्थित घटक जो है अपने गुणधर्म को दर्शाते हैं, लेकिन यौगिक में गुणधर्म घटकों के गुणधर्म से जो है वो पूरी तरह से अलग होते हैं।
तीसरा जो अंतर है, घटकों को भौतिक विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। बहुत सारी भौतिक विधियां हैं, अलग अलग मिश्रण के कंपोनेंट को अलग अलग करने के लिए हैंड पिकिंग यानी हाथ से चुनकर हो सकता है, चाल कर हो सकता है, छान कर हो सकता है, फिल्ट्रेशन प्रोसेस जो है। इसके अलावा जो है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है। तो बहुत सारी भौतिक विधियां हैं। तो भौतिक विधियों से हम मिश्रण के कंपोनेंट को एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। लेकिन यौगिक जो है, यौगिक के में जो कंपोनेंट है, उसके घटक है, उसको हमको लोग फिजिकल मेथड से, भौतिक विधि से नहीं अलग कर सकते हैं। उसको अलग करने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रिया का या विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का सहारा लेना होगा। बिना केमिकल रिएक्शन या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन के यौगिक के कंपोनेंट को हम अलग नहीं कर सकते हैं। चौथा जो अंतर है, मिश्रण में संगठन परिवर्तनीय होता है, यानी ये चेंज कर सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो यौगिक में जो नए पदार्थ जो बनते हैं उसका संगठन अस्थायी होता है, परमानेंट होता है, यानी वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में वो नहीं बदल सकता है। पांचवा, सामान्य रूप से मिश्रण को बनाने में कोई ऊर्जा परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक्चुअली मिश्रण जो बनता है वो जनरली क्या है कि भौतिक परिवर्तन है, फिजिकल चेंजेज है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा परिवर्तन सामान्य कंडीशन में नहीं होता है। लेकिन अगर मान लिया यौगिक की बात करें तो यौगिक की जब भी होगा तो उस समय ऊर्जा का परिवर्तन होगा। अगला जो अंतर है कि मिश्रण जो है, मिश्रण मुख्यतः विषमांगी होते हैं। ऐसे कुछ मिश्रण समांगी हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश मिश्रण जो होते हैं वो विषमांगी होते हैं। अब जैसे समांगी मिश्रण का हम लोग उदाहरण देख लिए कि जैसे मिश्र धातु है वो समांगी मिश्रण है, नमक और पानी का मिश्रण है वो समांगी मिश्रण है, चीनी और पानी का मिश्रण समांगी मिश्रण है। लेकिन अधिकांश जो है वो मिश्रण विषमांगी होते हैं। इसके विपरीत यौगिक जो है वो समांग होते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिश्रण और यौगिक में जो अंतर है वो इसको हम लोग देखें। आज का मेरा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है विलयन। विलयन जिसको कि अंग्रेजी में सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन जब है, सॉल्यूशन शब्द जब आता है तो सॉल्यूशन मुख्य रूप से दो चीज़ से बना होता है, सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से। एक आम, जैसे मान लिया जाए कि हम चीनी को पानी में घोले थे तो जो शरबत बना, जिसको हम लोग शरबत कहते हैं, शरबत क्या है, एक तरह का सॉल्यूशन। तो यहाँ दो चीज़ था, पहला क्या था, पानी और दूसरा चीनी। या फिर नमक का घोल बना रहे हैं तो पहला नमक और दूसरा जो है वो पानी। तो सामान्य धारणा ये है कि जब भी कोई विलयन बनता है, कोई सॉल्यूशन बनता है, तो जो लिक्विड स्टेट में होता है, जो द्रव्य अवस्था में होता है वो सॉल्वेंट होता है, और जो सॉलिड होता है वो सॉल्यूट होता है। यानी जो ठोस होता है, ये आम धारणा पर हम चर्चा कर रहे हैं। आम धारणा ये है, हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग जनरली यही समझ लेते हैं कि जो ठोस है वो विलय है और जो लिक्विड स्टेट में रहेगा वो विलायक होगा। लेकिन ऐसा नहीं, ये सही है कि सॉल्यूशन जो है दो चीज़ से बनता है। सॉल्यूशन का जो है अगर दो देखते हैं, दो पार्ट्स है, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट जिसको कि घुल्य भी अगर कहते हैं, विलय की जगह एक शब्द घुल्य भी होता है, और सॉल्वेंट के लिए दूसरा शब्द का यूज जो हम लोग कहते हैं वो घोलक भी हो सकता है। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है विज्ञान की दृष्टि से कि सॉल्वेंट, जैसे आम धारणा ये है कि सॉल्वेंट जो है घोलक हर समय लिक्विड होगा, ऐसा नहीं है। वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, ठोस भी हो सकता है, द्रव भी हो सकता है और गैस के रूप में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है हमें कि जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है, जब भी कोई विलयन बनता है, तो विलयन जब भी बनेगा तो कम से कम दो कंपोनेंट होगा, एक घुलने वाला और दूसरा घोलने वाला। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो ज़्यादा मात्रा में होगा वह जो है वो कहलाएगा सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में है वो कहलाएगा सॉल्यूट। तो
ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों जो है वो ठोस, द्रव और गैस तीनों में से किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो जिस तरह से हम लोग मिश्रण को देखें कि मिश्रण जो है वो दो तरह का होता है, तो वहाँ यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो विलयन है उसका दो कंपोनेंट होता है, एक घुलने वाला और दूसरा घोलने वाला। तो आइए हम विलयन की परिभाषा पर नज़र डालते हैं। विलयन यानी कि सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। ये पूरी तरह से होमोजीनियस होता है, यानी यहाँ पर जो है विजुअल बाउंड्री नहीं होगा कि जब किसी एक पदार्थ में दूसरा पदार्थ को हम मिक्सअप करते हैं तो वहाँ पर ये अलग अलग जो है वो दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम चीनी को पानी में डाले थे या नमक को पानी में डाल के हम लोग देखे तो उसमें कहीं विजिबल बाउंड्री नहीं पता चल रहा था कि वो पानी है, पानी में चीनी कहाँ है या नमक कहाँ है। तो पहला जो है विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कणों में समांगिकता होती है। कहने का मतलब ये है, जैसे मान लिया जाए कि हम लोग पानी में चीनी को डालें और एक वो सॉल्यूशन बन गया, तो उस सॉल्यूशन में अगर हम पानी निकालते हैं तो जैसा टेस्ट जो मीठापन ऊपर वाले पानी में होगा वो बीच वाला हिस्सा से अगर पानी हम निकालेंगे तो भी एक जैसा होगा। कहने का मतलब ये है कि उसमें जो चीनी का पार्टिकल है पूरा पानी में एक जैसा मिला हुआ रहेगा, समांगिकता उसमें होती है। तो जैसा कि अभी मैंने चर्चा किया कि विलयन जो है सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं। एक होता है विलायक, जिसको कि अंग्रेजी में सॉल्वेंट कहते हैं, इसके लिए हम लोग घोलक शब्द भी यूज कर सकते हैं। और दूसरा विलय, जिसको कि अंग्रेजी में सॉल्यूट कहते हैं, और इसके लिए घुल्ली कह सकते हैं। घुल्ली का मतलब घुलने वाला और घोलक का मतलब घोलने वाला, या फिर हम कह सकते हैं विलय का मतलब घुलने वाला और विलायक का मतलब होता है घोलने वाला। तो अब इसकी परिभाषा को हम देखते हैं। तो विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं। यहाँ पर ये मैटर नहीं है कि कौन सा सॉलिड है, कौन सा लिक्विड है, कौन सा गैस है। अगर विलयन है, विलयन का मतलब है कि एक समांगी मिश्रण, तो समांगी मिश्रण में कम से कम दो कंपोनेंट होंगे। तो जो कंपोनेंट अधिक मात्रा में होगा वो कहलाएगा विलायक, और जो कंपोनेंट कम मात्रा में होगा उसको हम लोग कहेंगे विलय। तो इस तरह से ये विलयन के दो भाग हैं। ये यहाँ पर अब हम लोग स्पष्ट हो गया कि विलय क्या है और विलायक क्या है। अगर मान लिया जाए कि हम चीनी को पानी में घोलेंगे तो चीनी क्या हो जाएगा? विलय, और पानी क्या होगा? विलायक होगा। अब हम लोग विलयन के गुण में आते हैं। तो विलयन के गुण क्या है? ये अक्सर परीक्षा में प्रश्न आता है कि विलयन के गुण को लिखें, या 2 गुण या 3 गुण, इस तरह से। तो हम लोग देखते हैं विलयन के गुण। विलयन एक समांगी मिश्रण है, जैसा कि हम बताए कि इसमें विजुअल बाउंड्री नहीं होता है, वो पूरी तरह से जो है वो एक जैसा दिखता है, कहीं पर जो है अलग नहीं दिखता है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, विलयन के कणों का व्यास 1 nm, स्मॉल m, इसको नैनोमीटर कहते हैं। एक्चुअली ये यूनिट है, IUPAC सिस्टम जो है उसी के अनुसार ये SI यूनिट जो है, SI यूनिट जो है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, उसमें जो है नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। तो विलयन जो है, विलयन के कणों का व्यास 1 नैनोमीटर से कम होता है। ये इतना छोटा होता है जिसको कि हम लोग आँख से नहीं देख पाते, इसीलिए वो नहीं दिखता है। यहाँ पर एक जो पॉइंट है कि विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जैसे अगर मान लिया जाए कि ये हमारा विलयन है, ये हम लोग जो देखें ये विलयन है। ये विलयन है, इसमें क्या था कि एक में जो है वो नमक हम घोले हैं और दूसरा जो है वो दूसरा में हम चीनी घोले हैं। तो ये तो इसमें प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ तो आर पार हो जा रहा है, ये ट्रांसपेरेंट है।
लेकिन कहीं पर जो है वो नहीं दिख रहा है, लाइट का जो है प्रकाश का मार्ग जो है वो नहीं दिखता है। इसको हम लोग टैंडल इफेक्ट, जहाँ पर दिखेगा वो टैंडल इफेक्ट कहलाता है। आगे जो है आगे के टॉपिक में ये क्लियर होगा। तो कहने का मतलब ये है कि विलयन जो होता है, विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं पड़ता है। जो चौथा है कि छानने की विधि से विलय के कणों को अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे मान लिया जाए कि अगर ये नमक और पानी है या फिर ये चीनी और पानी है, ये तो घुल गया। अब इसे अगर हम ये चाहें कि सिंपल जो फिल्ट्रेशन मेथड है, छन्ना पत्र है, उसके सहायता से अगर हम इसको छान करके नमक और पानी को अलग कर लें या चीनी और पानी को अलग कर लें सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से, यानी छन्ना विधि से, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका कारण क्या है कि इसमें जो कण है, जो विलय है, जो कि खुल चुके हैं, वो इतने सूक्ष्म हैं कि उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड से छान नहीं सकते हैं। अगला इसका गुण है कि अगर विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये हम एक में नमक घोलें और एक में चीनी घोलें। अब इसको छोड़ देंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, तो क्या होगा? नमक या चीनी इसमें बैठेगा नीचे? नहीं बैठेगा। तो विलयन का ही गुण है, ये ट्रू सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब एक तो है कि ट्रांसपेरेंट होगा, होमोजीनियस होगा, इसमें लाइट का जो है वो लाइट क्रॉस कर रहा है वो दिखाई नहीं पड़ेगा, पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। और इसको फिल्ट्रेशन मेथड, सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से इसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से ये विलयन के गुण हुए। अब हम लोग आगे आते हैं विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता जिसको कि हम लोग कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है? तो विलयन के किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब इसके ये जो है इसके बाद का जो टॉपिक है संतृप्त विलयन, ये तीनों हम एक बार परिभाषा देख लेते हैं, ये 4 की, उसके बाद फिर इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो एक हो गया विलयन की सांद्रता, दूसरा है संतृप्त विलयन। निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय की मात्रा नहीं घुलता है तो उसको संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी जब हम घोल रहे हैं तो घुल रहा है, फिर जो है उसमें और डाले सॉल्यूट, वो फिर घुल गया। लेकिन एक स्थिति ऐसा आएगा कि घुलना बंद हो जाएगा। तो जब घुलना बंद हो जाएगा तो उस समय जो होगा वो संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। उसके बाद अगला जो है वो है विलय की, अगला परिभाषा जो हम लोग देख रहे हैं विलय की घुलनशीलता। तो विलय पदार्थ की वह मात्रा जो किसी तापमान पर संतृप्त विलयन में उपस्थित रहता है उसे उस ताप पर उसकी घुलनशीलता कहते हैं। और ये जो है वो असंतृप्त विलयन। असंतृप्त विलयन का परिभाषा, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। और सामान्यतः ताप बढ़ने पर विलय की घुलनशीलता बढ़ती है। अब हम लोग इसको फिर से एक्सपेरिमेंट के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लिया जाए कि ये ग्लास में पानी था, पानी में हम नमक मिलाए थे, नमक घुल गया। तो इस जो पानी की जो मात्रा है, चाहे इसको हम वजन के रूप में ले या आयतन के रूप में, तो उसमें कितना ग्राम नमक घुला, वो उसकी सांद्रता जो है उसको हम उसका कंसंट्रेशन जो है इस रूप में व्यक्त करेंगे। अब होता क्या है, जैसे मान लिया नमक था, घुल गया, अब इसके बाद फिर हम इसको नमक इसमें मिलाएं तो क्या होगा, ये भी घुल जाएगा। कुछ देर के बाद जो है फिर जब ये पूरा घुल जाएगा तो फिर हम नमक मिलाएंगे, हो सकता है घुल जाएगा। लेकिन अगर यही क्रम जारी रखेंगे तो कुछ देर के बाद, कुछ नमक घुलने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब हम नमक इसमें डालेंगे तो वो नमक नहीं घुलेगा। यानी यहाँ पानी में जो नमक को घोलने की, या पानी में अगर इस नमक के जगह चीनी ले लें या कोई भी पदार्थ ले लें, उसमें जो घोलने की जो अधिकतम क्षमता है वो जो है वो संतृप्त हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, मतलब और नहीं घुलेगा। तो वैसे विलयन को हम लोग कहेंगे संतृप्त विलयन। और जब घुल रहा है यानी वो संतृप्तता जो है सैचुरेशन पॉइंट पर नहीं आया है, तो उस समय जो विलयन होगा वो विलयन कहलाएगा वो असंतृप्त विलयन। और किसी संतृप्त विलयन में कितना विलय पदार्थ घुला हुआ है,
तो वो जो है उसकी विलय पदार्थ की घुलनशीलता कहलाएगी। सामान्य कंडीशन में क्या होता है कि जनरली तापमान जब बढ़ता है तो तापमान बढ़ने से विलय जो है उसकी कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ता है। अब हम लोग का अगला टॉपिक है निलंबन। निलंबन जिसको कि हम लोग इंग्लिश में सस्पेंशन कहते हैं। तो निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। अब इसमें एक हम लोग देख सकते हैं, जैसे होता क्या है कि अगर मान लिया जाए कि हम पानी में थोड़ा सा चूना को हम घोल दें तो क्या होता है कि उसमें देखते हैं कि पूरी तरह से जो है होमोजीनियस नहीं हो पाता है। वो उसमें देखेंगे कि कण जो है वो सस्पेंडेड रहता है, घूमते रहता है। तो वो यहाँ पर वही है कि निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं बल्कि माध्यम में निलंबित रहते हैं। तो अगर पानी माध्यम होगा तो उसमें क्या होगा, ऊपर नीचे होगा। निलंबन के कणों को हम लोग आँखों से देख सकते हैं। अगर इसको छोड़ देते हैं तो वो नीचे बैठ जाता है, यानी निलंबन अस्थायी होता है। अगर जैसे मान लिया जाए, इसको हम देख सकते हैं, अगर मिट्टी को अगर हम पानी में घोल देते हैं और छोड़ देते हैं, धीरे धीरे जो है वो क्या होता है, मिट्टी नीचे बैठ जाता है। और जो निलंबन होता है, निलंबन को हम लोग छन्नन विधि द्वारा उसके कण को मिश्रण से हम अलग कर सकते हैं, यानी सिंपल जो फिल्ट्रेशन मेथड है, ये छन्ना पत्र जो है उसकी सहायता से हम इसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं। यहाँ पर फिर है निलंबन कण प्रकाश की किरण को फैला देता है जिससे प्रकाश का मार्ग दृष्टिगोचर होता है और ये टेंडल प्रभाव कहलाता है। चूँकि ये टेंडल नाम का वैज्ञानिक इस इफेक्ट को, इस प्रभाव को देखा था, तो ये जो है वो कहलाता है टेंडल प्रभाव। और टेंडल प्रभाव निलंबन जो है वो भी प्रदर्शित करता है और कोलाइडल विलयन भी प्रदर्शित करता है। इसका आप लोग जो है एक छोटा सा एक उदाहरण जो है अपने आसपास देखे होंगे कि जो खपड़ा वाला घर होता है, तो खपड़ा वाला घर में जब धूप खपड़ों के बीच से जो है वो अगर रूम के अंदर धूप आता है तो वो धूप में लगता है जैसे कुछ पार्टिकल्स तैर रहा है। या फिर अगर पेड़ है, घना पेड़ है, घना पेड़ में अगर कहीं छोटा सा सूर्य का प्रकाश का एक पतली प्रकाश आती है तो उस प्रकाश में भी लगता क्या है, कुछ पार्टिकल्स जो है वो घूम रहा है, यानी वो प्रकाश का मार्ग दिखाता है। एक्चुअली इस प्रभाव का कोलाइडल सॉल्यूशन में वो सबसे पहले टेंडल नाम का वैज्ञानिक ने इसको देखा था, इसीलिए इसको जो है टेंडल इफेक्ट कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, निलंबन में और कोलाइडल सॉल्यूशन में, कोलाइड्स में ये जो है प्रकाश का मार्ग दिखता है जो कि टेंडल प्रभाव कहलाता है। आज का मेरा जो लास्ट टॉपिक है वो है कोलाइडल विलयन। कोलाइडल विलयन हम लोग देखते हैं कि इसमें विलय के कण, यहाँ पर हम लोग क्या देखें, पहला तो देखें कि विलयन में वो जो पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स 1 नैनोमीटर से कम साइज के होते हैं। कोलाइडल विलयन जो होता है, जिसको कोलाइडल सॉल्यूशन हम लोग कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन का सबसे अच्छा उदाहरण जो हम लोग डेली देखते हैं वो है दूध। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होता है वो पार्टिकल्स का साइज विलयन से यानी सॉल्यूशन से बड़ा होता है लेकिन निलंबन से छोटा होता है। यानी विलयन में, निलंबन में और कोलाइडल विलयन में पार्टिकल का साइज जो डिजॉल्व होता है, जो घुला हुआ पार्टिकल होता है, उसमें सबसे छोटा साइज विलयन में होता है जो कि 1 नैनोमीटर से कम होता है। उससे बड़ा साइज जो है पार्टिकल्स का कोलाइडल विलयन में होता है और सबसे बड़ा साइज जो है वो निलंबन में होता है। तो एक बार फिर से हम लोग कोलाइडल विलयन के बारे में जान लें कि इसमें विलय के कण विलयन से बड़े होते हैं यानी सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, किंतु निलंबन से छोटे होते हैं यानी सस्पेंशन जो है उससे छोटे होते हैं। दूसरा गुण इसका है कि विलय के कण समान रूप से फैले होते हैं। यहाँ पर भी जो है वो लगभग होमोजीनियस जैसा है, वो देखने में समांगी लगता है लेकिन वास्तव में विषमांगी होता है। यहाँ पर वही चीज़ है, समान रूप से फैला रहेगा तभी समांगी जैसा लगता है। जैसे दूध जो है हमें क्या लगता है, दूध लगता है जैसे हमें समांगी मिश्रण है। एक्चुअली क्या है कि दूध में जो है वो वसा होता है, वसा और बहुत सारे जो पदार्थ है
वो एक तरह से पानी में जो है वो घुले रहते हैं। दूध एक इमल्सन का एग्जाम्पल है, इसको हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे। इसके कणों को आँखों से नहीं देखा जा सकता, ये आँख से भी हम लोग नहीं देख पाते हैं, और इसमें ये भी टेंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है। और इसको जो है कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सिंपल फिल्ट्रेशन मेथड से अलग नहीं किया जा सकता है, यानी ना तो कोलाइडल पार्टिकल्स को छन्नापत्र विधि से या छन्नन विधि से अलग कर सकते हैं और ना विलयन को कर सकते हैं। केवल निलंबन के पार्टिकल्स को हम लोग छन्नन विधि से अलग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये जो आज का मेरा टॉपिक था, आज हम लोग जो मुख्य रूप से देखे कि मिश्रण क्या है, मिश्रण कितने प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विसमांगी मिश्रण क्या होता है, मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोगों ने आज पढ़ा कि विलयन क्या होता है और विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, निलंबन क्या होता है और निलंबन के क्या क्या गुण होते हैं। तो आज का मेरा ये क्लास यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि आज जो जिस टॉपिक पर चर्चा हुई वो टॉपिक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है आप चैप्टर 2 में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आप लोग घर में बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। और अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे चैनल के यूट्यूब चैनल जो है उसके कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम को लिखिए, या फिर मेरा जो मोबाइल नंबर है 7979725253, एक बार फिर से 7979725253, इसमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं। तो अगर मेरा चैनल मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको ज़रूर से ज़रूर आप जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।